हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद के चरण। महारानी एलिजाबेथ से एक शाही आदेश लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उस समय जो था मुगल सम्राट जहांगीर जो थे वो वहां पर शासन कर रहे थे और जहांगीर से भी उन्होंने एक आदेश प्राप्त किया था और उसके चलते जो थे सूरत में उन्होंने अपने व्यापारिक संस्थान जो था वो शुरू किया था। पहला व्यापारिक संस्थान जो था वो सूरत में उसने मंडी अपनी स्थापित की थी। उसके बाद जो है अहमदाबाद, भरूच, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बिहार, यहाँ पर जो थे अपने व्यापारिक केंद्र जो थे उसने खोलने शुरू कर दिए थे। बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी। सरकारी कोई भी प्रतिबंध जो थे सरकार के नियंत्रण में ये कंपनी नहीं थी। तो बहुत ही जोश के साथ यहाँ इसके जो थे व्यापारी अधिकारी जो थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे और जल्दी ही इन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर व्यापार जो था उसको विकसित कर लिया था। और उस समय की जो अन्य कंपनियां थी, जैसे कि आप कह सकते हैं पुर्तगाली थे, डच थे, डेनिश थे और फ्रांसीसी थे, उन सबको टक्कर देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे बड़ी कंपनी जो थी वो भारत में बन गई थी। अगर कोई उसका व्यापारिक कंपनियों की हम बात कर रहे हैं तो व्यापारिक कंपनियों में कोई उसका अगर शत्रु था तो वो थे फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के युद्ध इसमें व्यापार में कम्पीट करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना अकेला प्रभाव जो है वो जमाना चाहती थी। तो ऐसे बहुत से कारण जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ढूंढ रही थी कि किस तरह से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर जो है वो निकाला जाए। और इसके चलते जो थे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने मुगल सम्राट फर्रुखियत जो था उससे एक आदेश पत्र प्राप्त कर लिया था और बंगाल में बिना टैक्स व्यापार करने की आज्ञा उन्होंने प्राप्त कर ली थी। और इसके बदले सिर्फ उनको क्या देना था कि साल में 3000 रुपए आप इसको मुगल बादशाह को देंगे और आप पूरे साल जो है बिना टैक्स के व्यापार करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा है जो कि आर्थिक रूप से जो है बंगाल को बहुत ज्यादा सक्षम बनाता है। ये सुंदरवन डेल्टा बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर कृषि जो है वो बहुत अधिक होती है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध जो है क्षेत्र जो है बंगाल है। इसीलिए अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि जो थी वो इस पर काफी समय से थी और उसको आप कह सकते हैं कि वहां पर अपना प्रभाव जो था दिखाने के लिए उन्होंने अपना कार्यवाही जो थी वो शुरू कर दी थी। और इस समय जो था बंगाल के अंदर जो था दीवान मुर्शिद कुली खां जो था उसने अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया था। मुर्शिद कुली खां जो था उसने अपनी राजधानी जो थी मुंगेर को बनाया था। इससे पहले बंगाल की राजधानी जो थी वो ढाका थी। मुंगेर को उसने अपनी नई राजधानी बनाया और बंगाल के अंदर अपना स्वतंत्र शासन चलाया। बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला और जब तक वो जिंदा रहा उसने अंग्रेजों का जो बिना टैक्स के बंगाल में व्यापार करने का जो कर रहे थे उसका विरोध जो था वो लगातार वो करता रहा था जब तक वो जीवित रहा। वो इसके पक्ष में नहीं था कि अंग्रेजों को ये सुविधा दी जाए। तो उसके बाद जो था उसके दामाद जो था उसको उत्तराधिकारी उसने अपना घोषित कर दिया था, क्योंकि इसके खुद के तो कोई औलाद थी नहीं, बेटा नहीं था। तो उसने अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसने कुछ समय तक जो था बंगाल पर शासन किया और उसी के अधीन जो था एक आप कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां नामक अधिकारी काम करता था जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने शीघ्र ही जो था मुर्शिद कुली खां के दामाद को हटाकर अपने आप को बंगाल का नवाब जो था वो घोषित कर दिया था। अब अली वर्दी खां जो है वो बहुत ही योग्य है और उसने बहुत अच्छे से बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला, लेकिन उसके भी कोई पुत्र नहीं था। उसके 3 बेटियां थी और जिसकी वजह से जो था उसने अपनी छोटी बेटी के जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसकी वजह से बाकी की जो 2 बेटियां थी और उनके जो पुत्र थे वो इस बात से नाराज हो गए थे और ये लगातार जो था इसका सिराजुद्दौला का विरोध करना शुरू कर दिया था, इसके खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू कर दिए थे। और खासकर जो ज्यादा इन्वॉल्व थी वो थी इसके सिराजुद्दौला की
मौसी घसीटी बेगम और उसका पुत्र जो जिसका नाम था शौकत जंग, वो इसके खिलाफ ज्यादा षड्यंत्र कर रहे थे। तो इसके चलते जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ उस समय जो था सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप के अंदर, और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वहां पर लड़ रहे थे, और वही स्थिति जो है वो भारत में भी बनी हुई थी। भारत के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी कि कहीं किसी भी समय जो है वो एक दूसरे के साथ वो युद्ध उनका हो जाएगा, तो उससे पहले अपने आप अपनी शक्ति को जो था उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। घेराबंदी अपने इलाकों की करनी शुरू कर दी थी। तो सिराजुद्दौला ने उनको कहा, दोनों के पास एक संदेश भेजा कि आप इस तरह से किलेबंदी ना करें बंगाल के अंदर, तो और आप व्यापार के लिए आए हैं, व्यापार करें, लेकिन यहाँ पर घेराबंदी आप नहीं करेंगे। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की कोई बात नहीं सुनी। फ्रांसीसी जो थे वो उन्होंने जो था किलेबंदी करना जो था वो छोड़ दिया था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो उन्होंने अपना और ज्यादा अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका ये एक उन्होंने एक टारगेट बना लिया था, लक्ष्य बना लिया था कि फ्रांसीसियों को तो भारत से बाहर निकालना ही है, और उसके लिए जो वो काफी लंबे समय से जो थे वो तैयारी कर रहे थे। तो ये मौका उनके पास था, और इसके चलते जो था उन्होंने सिराजुद्दौला की बात जो थी वो नहीं सुनी और अपनी घेराबंदी जो है चालू रखी। और इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि बंगाल का नवाब है भाई, बहुत शक्तिशाली है, सेना है उसके पास, बहुत मजबूत स्थिति में है, तो उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए जो था उनका किला था कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम, उस किले पर आक्रमण उसने कर दिया। और इसके चलते जो था इसमें अलीवर्दी खान ने उसको 15 जून 1756 ईस्वी में इसका को जाकर इसको घेर लिया। 5 दिन तक जो था लगातार संघर्ष दोनों के मध्य चलता रहा, अंग्रेजों के मध्य और सिराजुद्दौला के मध्य, और अंत में 5 दिन के बाद जो है वो अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था सिराजुद्दौला के। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम जो है वो सिराजुद्दौला के अधिकार में आ गया था, और वहां पे जितने भी लोग थे उनको बंदी बना लिया गया। 140 के आसपास लोग जो थे वो बंदी बनाए गए थे, और उन 140 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि वो कमरा बहुत ही छोटा था, 18 फुट लंबा था और 14 फुट चौड़ा ये कमरा था, और इसमें 140 लोग जो थे वो भर दिए गए थे। और जून का महीना था, उमस थी, गर्मी थी, और उसकी वजह से जो था दम घुटने से बहुत से लोग जो थे अगले दिन जब सुबह इस कमरे को खोला गया तो बहुत से लोग जो थे इसमें मर गए थे। सिर्फ 23 लोग जो है इसमें जिंदा बचे थे, क्योंकि बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, और बड़े अंग्रेज जो अधिकारी थे वो भी थे। तो सिर्फ 23 लोग बचे थे, और इस घटना को इतिहास में ब्लैक फॉल की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना प्रमाणिक है, प्रमाणिकता जो है इसको जो है पुष्टि के प्रमाण जो है वो हमें नहीं मिलते हैं, तो कितनी सच्ची है क्या नहीं है उसके बारे में ज्यादा जानकारी जो नहीं है। लेकिन इसका बदला जो था अंग्रेजों ने लेना के लिए का मन जो था वो बना लिया था। एक तो उनके हाथ से किला चला गया, दूसरे उनके लोग मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो था तिलमिला रहे थे कि किस तरह से इसको सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जाए और बंगाल पर अपना अधिकार किया जाए, यानी कि बंगाल से इसको साफ कर दिया जाए। और इसके चलते जो था उसने ऐसे लोगों को साथ जो था गुटबंदी करनी शुरू कर दी जो कि इसके खिलाफ थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। तो आपको पता है कौन थे, उसके परिवार के लोग थे। इसके साथ साथ उसके दरबार के जो बहुत से ऐसे अधिकारी थे जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, वो सबके सब जो थे वो उनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। और इसके अंदर हम बात करें तो उसके दरबार के प्रमुख जो बड़े बड़े जो लोग थे, जिसमें आपका आ जाता है जगत सेठ आता है, राय दुर्लभ आता है, और अमीचंद आता है, सेठ अमीचंद आते हैं, और मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था। ये ऐसे लोग थे जो कि बहुत शक्तिशाली थे, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी इनकी पकड़ जो थी दरबार के अंदर बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को अंग्रेजों ने प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर को प्रलोभन दिया गया कि तुम अगर युद्ध में या युद्ध होता है या इसको सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करते हो तो नेक्स्ट नवाब जो है वो आपको बना दिया जाएगा बंगाल का।
तो मीर जाफर जो है उनकी उसके प्रलोभन में आ गया और वो अंग्रेजों के साथ जुड़ गया। ये बहुत बड़ी गलती जो थी वो मीर जाफर ने की थी। और एक आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा वो क्लाइव, क्योंकि क्लाइव उस समय जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल पद पर आया था, गवर्नर जनरल था। तो ऐसी स्थिति में क्लाइव ने जिस तरह से उसको नचाया वो नाचता चला गया। और ये नहीं है कि अभी अभी इस प्रलोभन में उसको इतना ज्यादा फंसा लिया कि आगे आने वाले समय में भी जो था ये किसी भी बात को क्लाइव के मना नहीं कर पाया। इसीलिए इतिहास में इसको क्लाइव का गधा कहा जाता है। इसके सोचने समझने की शक्ति जो थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों ने वश कर दी थी। और इसके जब ये सभी एक मंडली जो थी वो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो थी अपनी अंग्रेजों ने अपनी तैयार कर ली, तो एक तत्कालिक कारण कहते हैं कि तत्कालिक कारण तो देना पड़ता है कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। कारण तो बहुत लंबे चल रहे थे, लेकिन एकदम से युद्ध शुरू करना है तो कोई तो ऐसी वजह होनी चाहिए। तो वो वजह बनी थी अली नगर की संधि जो थी उसको तोड़ने का आरोप जो था वो अंग्रेजों ने लगाया था इस पर, सिराजुद्दौला पर, कि आपके साथ जो अली नगर की संधि हुई थी वो आपने तोड़ दी है और इसके लिए जो है हम आप पर आक्रमण कर रहे हैं। और उस संधि की जो थी उसकी जो शर्तें जो आरोप लगाया गया तोड़ी, वो उसकी दो शर्तें आप कह सकते हैं कि इनको आधार बनाकर जो था क्लाइव ने इस पे मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई की थी। वो शर्त क्या थी? वो ये थी कि नवाब अंग्रेजों की पुरानी व्यापारिक सुविधाएं लौटा देगा, ऐसा नवाब ने कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लौटाया नहीं। और इसके साथ साथ जो था भारी राशि हर जाने में देगा, वो भी नहीं दी। और इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि नवाब द्वारा फ्रांसीसी तथा डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, यानी कि हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहा है सिराजुद्दौला, और उसका सबक सिखाने के लिए हम जो है वो सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर रहे हैं। और इसके चलते 12 जून 1757 में क्लाइव जो है अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ चल पड़ा। मुर्शिदाबाद जब इसको सिराजुद्दौला को खबर मिली कि क्लाइव जो है उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो सिराजुद्दौला भी अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर एक मैदान है, गांव है प्लासी, वो गांव के पास एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है प्लासी। तो वहां पर दोनों सेनाएं जो थी वो अपने सामने खड़ी हो गई थी, और इसीलिए इसको युद्ध को नाम भी दिया गया है प्लासी का युद्ध, क्योंकि ये प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। तो 23 जून को दोनों सेनाएं जो थी वो एक दूसरे के आमने सामने थी। और सेनाओं की अगर संख्या की बात की जाए तो अंग्रेजों की सेना जो है सिर्फ 3000 बताई जाती है, कि 3000 की छोटी सी सेना लेकर जो है वो क्लाइव सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए चला था। और इसमें 950 के आसपास जो थे यूरोपीय सैनिक थे, 100 के आसपास तोप थे, इसके बाकी जितने थे वो भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेजों की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती थे। तो इसके विपरीत अगर सिराजुद्दौला की सेना की बात की जाए तो सिराजुद्दौला की सेना जो थी वो 50,000 के आसपास थी, जिसमें घुड़सवार भी थे, पैदल सैनिक भी थे, हाथी सेना भी थी, रथ सेना भी थी। एक विशाल सेना थी, बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षित सेना जो थी उसके पास थी, और बहुत ही मजबूत सेना जो थी। और उसको सिराजुद्दौला को लग रहा था ठीक है आ रहा है क्लाइव, थोड़ी सी सेना है, हम हरा देंगे। कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो था किसी तरह से भी ये समझा जाए कि सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध में हारेगा और क्लाइव जीतेगा। लेकिन क्लाइव ने जो था इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। वो क्या था? वो कि उसके जो लोग थे, यानी कि उसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको ही अपने अधिकार में कर ले लिया था, उसने उसको अपने साथ मिला लिया था। तो ये तय पहले से तय कर लिया गया था कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर सेनापति के रूप में शामिल होगा और सेना का नेतृत्व करेगा, लेकिन युद्ध के समय जो है वो उसकी सेना जो है किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देगी। ये पहले से तय कर लिया गया था। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ तो मुश्किल से आधे दिन का भी युद्ध नहीं था, क्योंकि प्री प्लान था, षड्यंत्र था। तो उसके लिए जो था ये युद्ध शुरू हुआ। तो सिराजुद्दौला के बहुत से शुभ चिंतक भी थे, ठीक है, उसको मानने वाले भी थे। तो ऐसे में जो अग्रिम टुकड़ी थी सिराजुद्दौला की, उसके का नेतृत्व जो थे उसके नवाब के आप कह सकते हैं कि योग्य जो वो थे सेनापति थे या सैन्य अधिकारी थे, जिसमें कि मीर मदान था और मोहन लाल जो था वो
उन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि युद्ध शुरू किया और युद्ध में बहुत कुशलता से वो लड़े भी, लेकिन जल्दी ही उनको ये पता चल गया था कि सेना जो है वो दुश्मनों से मिली हुई है, शत्रुओं से मिली हुई है। और जब वो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया तो किसी ना किसी तरह से करके ये दोनों जो है वो सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लेते हैं कि युद्ध इसमें अगर करेंगे, युद्ध आगे इसको लड़ेंगे तो क्या होगा, सिराजुद्दौला मारा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो था युद्ध से बाहर इसको सिराजुद्दौला को मैदान से बाहर निकाल ले गए। और उसके बाहर जाते ही उसकी सेना जो थी वो भी तितर बितर हो गई। थोड़ी सी सेना थी क्योंकि आधे से ज्यादा सेना तो मीर जाफर के साथ थी जो कि युद्ध लड़ी नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो था ये युद्ध आप कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र युद्ध था। इसको युद्धों की श्रेणी में रखना जो है वो गलत होगा। लेकिन इस युद्ध के बाद जो था आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो और ज्यादा मजबूत भारत के अंदर हो गई थी। तो युद्ध के परिणाम की हम बात करते हैं तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध हार गया था और कुछ समय के बाद जो था मीर जाफर का पुत्र जो था मीरन, उसके कहने पर जो था उसका हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला का तो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन जो वादा अंग्रेजों ने मीर जाफर से किया था वो वादा अंग्रेजों ने निभाया और नेक्स्ट बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर को बना दिया गया। और इस युद्ध के बाद जो था वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस का हर्जाना जो था वो मीर जाफर से लिया गया था। और इस युद्ध के हर्जाने के रूप में अगर हम बात करें तो क्लाइव ने 3 करोड़ के आसपास की लूट की थी। लूट का मतलब इतना पैसा जो था वो मीर जाफर से इन्होंने ऐंठा था। 1,77,00,000 रुपए जो थे वो फोर्ट विलियम और ये युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए लिए गए थे कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आपके नवाब की वजह से हुआ है, तो इसलिए हमें हर्जाने के रूप में राशि मिलनी चाहिए। तो 1,77,00,000 तो उसके उसमें लिया था। इसके साथ साथ जो है वो अकेले 20 लाख जो था अकेले क्लाइव खा गया था। और 24 परगाने जो थे वो मीर जाफर से ले लिए थे। 24 परगाने यानी कि 24 जिले जो थे वो अंग्रेजों को दिए गए थे। इसके बंगाल का नवाब उसको बनाया गया था उसके एवज में। एक बहुत बड़ा गलती जो था वो मीर जाफर कर गया था और उसका प्रभाव आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज जो थे वो दिन ब दिन उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और भारत के अंदर अपनी राजनीतिक पैठ जमाते हुए आगे 100 वर्षों तक जो था उन्होंने शासन भारत पर किया था। यानी कि लगभग 200 साल जो थे वो भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा था। और इसके साथ साथ जो था मीर जाफर ने जो था आप कह सकते हैं कि और भी जो सैन्य अधिकारी थे उनको भी 2-2 लाख जो थे वो दिए गए थे। और बहुत सारा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना धन जो था वो इस युद्ध के उसमें अंग्रेजों ने नवाब से लूटा था। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसका बंगाल पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जब तक मीर जाफर उनकी इच्छाओं को पूरा करता रहा, जब जब इनको पैसा देता रहा, जब चाहा जब चले गए वहां पर मुर्शिदाबाद और वहां से पैसा ले आए, जब मन करा तब चले गए। तो बहुत सारा पैसा जो था ये तो क्षतिपूर्ति थी। उसके बाद भी बहुत सारा पैसा जो था वो बंगाल से लूटा गया, मीर जाफर से लूटा गया। और बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि मीर जाफर खुद आनाकानी करने लगा था। और जब वो आनाकानी करने लगा तो क्या कहा गया, अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये तो कोई नवाब नहीं है, बेकार है, इसको गद्दी से हटाओ और हम दूसरा जो है नवाब बनाएंगे। और उसको 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और नया नवाब मीर कासिम को बना दिया। तो इस तरह से अंग्रेज जो थे वो अपने फायदे के लिए जो थे वो कार्य कर रहे थे। और प्लासी के युद्ध की विजय जो थी वो भारत की राजनीति में प्रवेश का माध्यम बनी थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध ने तो भारत के जो द्वार जो थे वो अंग्रेजों के लिए खोल दिए थे। तो ये आपका प्लासी का युद्ध है जो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बक्सर का युद्ध रहेगा। धन्यवाद।